हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सॉरी, लास्ट लेक्चर बीच में मुझे रोकना पड़ गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कंप्यूटर में। अभी पूरे तरीके से वो सही नहीं हुआ है और मेरे दूसरे लैपटॉप में माइक की प्रॉब्लम है। तो फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप बहुत लेट लेक्चर अपलोड कर रहे हो, हमारे सिलेबस का क्या होगा। तो लेट के लिए सॉरी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की ट्रेनिंग चल रही है, 8-10 घंटे ट्रेनिंग में चले जाते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे का काम भी करता हूँ, बट फिर भी ये सारी एक्सक्यूज़ेज़ हैं। कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से कवर करने की। ठीक है। तो हमने लास्ट उसमें लेक्चर में क्या कवर किया था कि भाई बिजनेस करने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और वो कौन कौन से स्किल हैं। एंटीसिपेटरी स्किल। ये एंटीसिपेटरी स्किल क्या है? अनुमान लगा लेना। क्या मतलब, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही है। बिजनेस एनवायरनमेंट का चेंज होने का मतलब क्या है? कस्टमर की डिमांड अलग हो जाएगी, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स चेंज हो जाएंगे। तो उसको पहले ही अनुमान लगा लेना, ताकि बिजनेस में उसको पहले ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। अब चलते हैं विजनिंग स्किल। विजनिंग स्किल मतलब ये वो बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेस वही कर पाएगा या वही बना सकता है बिजनेस जो कुछ बड़ा सोचता हो, जो बहुत दूर की सोचता है, जो टेम्प्ररी बेनिफिट के बारे में अगर सोच रहा है कि भाई अभी का अभी कुछ मिल जाए, तो वो बड़ा बिजनेस नहीं बना, वो फिर बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। देखो, एक जो एम्प्लॉई होता है, जो नौकरी करता है, उसको पता है 30 दिन बाद उसको पैसे मिल जाएं। लेकिन एक बिजनेस ओनर को बहुत आगे का सोचना होता है। उसको पता है शायद 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए प्रॉफिट कमाने में, पैसे घर ले जाने में। तो एक बड़ा एक विजन होना चाहिए, कुछ लार्जर पर्पस होना चाहिए कि भाई मैं इस पर्पस के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है लीडर्स पर्पसेज और शेयर्ड पर्पस फॉर अ लार्जर ग्रुप, कुछ बड़ा करने के लिए। अब लाइक अगर टाटा कोई कार लॉन्च करती है, तो उसका एक पर्पस होता है क्लियर कि भाई इसमें जो लोग सवारी करेंगे या फिर जो भी इसको ड्राइव करेंगे या फिर जो इसमें जाएंगे, उनकी सेफ्टी को कंसर्न रखना है बहुत ही ज़्यादा। या फिर कोई भी कार तो बेचना है, कार बनाना है, लेकिन उसके जो विजन होता है वो कुछ बड़ा होता है कि इसमें कोई किसी को नुकसान ना हो, सेफ्टी मेजर्स क्या रहेंगे, है ना। आगे है वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल। मतलब कि भाई आप वैल्यू, मतलब आपकी कोई वैल्यू है या फिर आपकी लाइफ के कुछ थॉट्स क्लियर होने चाहिए। आप कुछ वैल्यू पे काम कर रहे हो, ये नहीं कि आपकी चीज़ें बिल्कुल ही सेट नहीं है माइंड में और कोई भी आके हिला सकता है। अब जैसे, हाँ भाई, हमारे यहाँ कोई अगर लड़की काम करेगी, वुमेन काम करेगी, तो हम उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, उसके साथ कुछ गलत ना हो। हाँ भाई, धर्म से रिलेटेड कोई कमेंटबाजी नहीं होगी, है ना। फिर मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फिर फिजिकली जो पीपल को इंगेज करना, या फिर आप, कोई भी ये कहता है ना कि यार कोई बंदा अगर अपनी इमेज सोसाइटी में बनाना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको वैल्यूज़ क्रिएट करने पड़ेंगे कि हाँ, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ। एक सही इंसान बनने के लिए, तो एक सही इंसान आप रहोगे, सही सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो अच्छा बिजनेस भी बनेगा। तो इसके लिए भी स्किल चाहिए। थोड़े से बेनिफिट या थोड़े समय की, अगर आप ये बोल लो कि आप प्रिंसिपल्स भूल जाते हो, एक तरीके से ईमानदारी वाली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये देखो, एम्प्लॉयज़ इकोनॉमिक सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, एस्थेटिक एंड फिजिकल नीड्स इन ऑर्डर टू एंगेज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड मोटिव्स, वैल्यूज एंड गोल्स। आप जैसा सोचोगे, आपकी डायरेक्शन में आपकी कंपनी काम करेगी। आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो पॉजिटिव ही माइंडसेट होगा लोगों का। नाउ एम्पावरमेंट स्किल्स। एम्पावरमेंट स्किल्स मतलब कि आपके पास वो पावर होनी चाहिए कि भाई मुझे दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, एम्पावर करना है। ठीक है। द विलिंगनेस टू शेयर पावर एंड टू डू सो इफेक्टिवली। अपनी चीज़ें, अपना पावर शेयर करना, ठीक है, सबको इनक्रेज करना, सबका बेनिफिट के बारे में सोचना। अगर मैं अर्न करूंगा, मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, तो उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास भी पैसा जाएगा, फिर वो भी फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगे, फाइनेंशियली वो डिसीजन ले पाएंगे। नाउ आगे आगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल। हम दुनिया को समझाने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो पहले खुद को समझाओ,
खुद समझो किसी चीज़ को तब दूसरों को समझाना। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल का मतलब ये है अपनी ज़रूरतों को समझो, तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से। तो ये हमने 5 चीज़ें देखी हैं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करनी है तो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। एंटिसिपेटरी स्किल, विजनिंग स्किल, वैल्यू कॉन्ग्रेंस स्किल, एम्पावरमेंट स्किल और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्किल। अभी तक मैंने सॉफ्ट स्किल को लेकर अपनी सीए की जर्नी में जो भी सीखा है और बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जो भी मैंने सीखा है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं, तो जैसे कि मेरे पास एक आइडिया आया है कि जैसे मैंने ये चैनल का सोचा था कि जो मैंने अपने स्टडी में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो भी मैंने पढ़ा सीखा बहुत पैसे खर्च करके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो। तो कुछ एक नया चैनल सोच रहा हूँ मैं, नया चैनल बनाने की, जहाँ पे मैं सॉफ्ट स्किल से बात करूँगा, कैसे लोग अपने आप को सॉफ्ट स्किल में डेवलप करें। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए। उसका असर सिर्फ आपके करियर या आपकी स्टडी पे नहीं, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी असर पड़ता है। कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कैसा आप ग्रुप में बिहेव करते हैं, कैसे आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप होगी, आप जो बात करेंगे वो कैसे कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा टॉपिक जो मैंने सीखा है, कुछ बड़ा हम कैसे सोच पाएँ, कैसे पॉजिटिव रह सकें, कैसे जब हमारे खिलाफ सिचुएशन होगी तो अपने आप को कैसे कूल रख पाएँ, ऐसी चीज़ों के लिए तो एक नया चैनल प्लान कर रहा हूँ, वो ओपन करना है। और उसका नाम मेरे पास जो आया है वो है स्किल बूस्ट विद CA अमित। बताना आप लोग नाम कैसा है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इन प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योर हु परस्यू द एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसके पास आइडिया है, वो प्लानिंग कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आइडिया, प्लानिंग, इट्स एप्लीकेशन, एक्वायरिंग रिसोर्सेज, उसको पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो, एंड इस्टेब्लिशिंग इट्स मार्केट थ्रू परसिस्टेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडरशिप नीड्स अबव स्किल। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि भाई लीडरशिप स्किल आनी पड़ेगी, परसिस्टेंस मतलब कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि भाई ठीक है आज मेहनत कर ली 2 दिन सो जाएंगे, नहीं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब हम और भी ज़्यादा डिटेल में उस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सब सॉफ्ट स्किल का पार्ट आता है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल्स एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल इन द एंटरप्रेन्योर। अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करनी, तो उसके अंदर ये सारे स्किल्स होने चाहिए। आगे चलते हैं। क्लस्टर ऑफ मोटिव्स एंड ट्रेड्स। क्लस्टर ऑफ मोटिव्स मतलब एक से ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ हो, एक से ज़्यादा पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। वो ही डिसाइड करेंगे आपका मोटिव क्या है किसी चीज़ के। तो मोटिव्स डील्स विद रिकरेंट कंसर्न फॉर अ गोल, स्टेट और कंडीशन अपियरिंग इन फैंटेसी। मतलब आप जो सोचते हैं वही आपके व्यवहार में आ जाता है, बिहेवियर में आ जाता है, वही आप अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। तो एक बुक है जो मैंने अभी रेड भी किया था, उसके हिसाब से आप दिन भर में जो सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होगा और आप वैसे ही बनेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब है एंटरप्रेन्योर competencies identified by the EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या कॉम्पिटेंसीज बताई है? पहले जो हमने देखा था वो भी कॉम्पिटेंसीज थी, लेकिन ईडीआई ने भी कुछ कॉम्पिटेंसी। आपको ये सब याद नहीं रखना, कॉम्पिटेंसीज देखना, आप मैक्सिमम चीज़ें लिख देना। अब जैसे कॉम्पिटेंसीज क्या हम पहले भी देख चुके हैं यार। इनिशिएटिव, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी दे रही, तो इनिशिएटिव कौन लेगा? शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत लेने की ताकत किसके अंदर होगी? किसके अंदर वो स्किल होगी जो अपने लिए रिस्क की कैपेसिटी कर सके, डिसीजन ले सके। डिपेंड रहेगा तो वो बंदा तो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनिशिएटिव। नाउ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, जो जिसे पता है कि किसी चीज़ का प्रॉब्लम मुझे देना है, कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम में सॉरी किसी चीज़ का सॉल्यूशन मुझे देना है। लाइक कि प्रॉब्लम है अपने सोसाइटी में, प्रॉब्लम है किसी भी फील्ड में। अगर आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर आप लेके दे देते हैं, तो वही सॉल्यूशन आपके लिए क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो वहीं पे लिखा आ रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे आती है? जब आप उसको सर्च करते हैं। अपॉर्चुनिटी खुद ही नहीं आएगी, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। नाउ परसिस्टेंस मतलब कि कई बार जब आप फेल हो रहे होंगे
तो भी आप डिसहार्टन नहीं होंगे, मतलब आपका दिल नहीं टूटना चाहिए कि मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ना, डिसहार्टन बाय फेलियर, भैया दिल मत तोड़ना। ही फॉलोज ट्राई अगेन फॉर ओवर कमिंग द ऑब्स्टेकल दैट कम इन द वे ऑफ द अचीविंग गोल्स, मतलब कि उसको गोल को पूरा करने में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उस पर ओवरकम करेगा, मतलब उसको ख़त्म करेगा। इंफॉर्मेशन सीकर, जो ये लोग होते हैं जो बिजनेस बनाते हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं, मतलब उनको इंफॉर्मेशन लेना सही लगता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से ही तो सारा का सारा आइडिया आएगा। तो जैसे जॉब सीकर होते हैं ना, जॉब लेने वाले लोग, ऐसे ये लोग इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं, ये आइडियाज सोचते रहते हैं। ठीक है। नाउ कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी, भाई आप क्वालिटी में बिलीव नहीं करते तो आप तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे नहीं जाना है आपको। क्वालिटी वाले लोग जो क्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने ऑडियंसेस को क्वालिटी की चीज़ दे पाएंगे, वही उनकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की हो पाएगी। कमिटमेंट, वही चीज़ है ना, आपको कमिट होना पड़ेगा किसी चीज़ के प्रति। आपको अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है ना, तो कोई दूसरा कमिटमेंट नहीं लेगा इसके लिए, आपको खुद कमिटमेंट लेनी है कि भाई मुझे तो बदलना है। तो ऐसे ही जब बिजनेस करना है तो उसको खुद कमिट होना पड़ता है पहले, कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, इसमें। अब वो कैसे कमिटमेंट ऐसे नहीं बस एक बार सोच लिया, नहीं भाई, कमिटमेंट के बाद तुम्हारे हाव भाव में दिखना चाहिए वो कमिटमेंट। बिजनेसमैन बन रहे हो तो भैया कॉस्टिंग तुम्हें आनी चाहिए, कैसे तुम उसको पूरा करोगे, कैसे, कितना तुम बजट करते हो, कैसे तुम अपने काम को पूरा कर पाओगे। कमिटमेंट, डेडिकेशन। ठीक है। नाउ कंसर्न फॉर इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी का मतलब क्या है? इफिशियंसी का मतलब है तुम्हारी क्षमता, वो जो तुम्हारी पावर है काम करने की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। नए नए मेथड्स पे काम कर पाओ, आसानी से सिंपल तरीके से कैसे किसी चीज़ को किया जा सके उसके बारे में सोचना। नाउ सिस्टमेटिक प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन मैं दे पाऊंगा, तो आपसे अच्छा एंटरप्रेन्योर कोई और नहीं है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो स्ट्रेंथ है और एबिलिटी है जो हर बंदे में होनी चाहिए, चाहे वो जॉब करे या एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाए। भैया सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। नॉलेज है, स्किल है, कॉम्पिटेंसेस है, उसमें बिलीव होना चाहिए कि जो मेरे पास नॉलेज है वो बहुत काम की है। ठीक है। असर्टिनेस, मतलब कि कब क्या कहें, क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है और किससे कहना है, ये होना चाहिए, फालतू की डिस्कशंस नहीं। आप एटलीस्ट इतने ही याद कर लो तो बहुत है, बताने को तो उन्होंने ढेर सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आगे चलते हैं। नाउ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसेस, अब डेवलप कैसे करें, देख तो लिए कि ये कॉम्पिटेंसेस होने चाहिए, तो डेवलप कैसे करें? पहला, रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस, मतलब भैया प्रोसेस को तो समझो। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी डेवलप करेंगे? तो सबसे पहला, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द फैक्ट दैट इन विच एरिया इज पोटेंशियल बिहेवियर इज गोइंग टू बी नोटवर्दी। मतलब पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि किस फील्ड में, वो फैक्ट आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे किस फील्ड में हमें काम करना है। ठीक है। Specific competencies are meant for innovative behavior and that is why recognition process should give specific competencies. आप पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, तब आप इनोवेटिव की तरफ सोच पाओगे, कुछ नया सोच पाओगे। ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस, तो पहला पार्ट ही है अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होती है, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, फिर अपने आप को पहचानो, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को, कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लायक हो। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको और भी चीज़ें सीखनी है, तो आप पहले सीखो। ये नहीं है, हम यहाँ पे कोई भी ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की बात नहीं कर रहे जो बस अकेले ही शुरू कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप में एक अकेला बंदा 1 लाख लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो बड़े तरीके से सोचना है, कुछ मेजर प्रॉब्लम का सलूशन देना है। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, एक बार समझ लिया तो फिर अब उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
मतलब कि हर वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो उसको नॉलेज चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो सब एक्वायर करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते पे चलेंगे। नाउ फीडबैक प्रोसेस, अगर आपने कोई काम कर लिया, आपने कोई बिजनेस बना लिया, तो आपको फीडबैक पे भी काम करना पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कर पाएंगे या एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। ठीक है। नाउ इंडिविजुअल रिस्क बिहेवियर एंड प्रोपेंसिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब सारा का सारा कहानी यहाँ पे कि इंडिविजुअल कितना रिस्क ले सकता है और कैसे रिस्क ले सकता है, क्योंकि रिस्क तो है। देखो भाई, ऑन अ पर्सनल लेवल मैनी एंटरप्रेन्योर्स टेक बिग रिस्क टू लीव स्टेबल जॉब्स। अपनी स्टेबल जॉब को छोड़ना ही सबसे बड़ा रिस्क है। मेरी भी एक स्टेबल जॉब थी, सीए बनने से पहले ही। सीए बनने के बाद और अच्छी जॉब होती, बट उनकी स्टेबल जॉब को छोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था। टू थ्रो दियर एफर्ट्स इनटू लॉन्चिंग अ बिजनेस। क्यों छोड़ा? ताकि अपना काम कर पाए, अपना बिजनेस कर पाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए। सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बिलो आर सम ऑफ द मेजर रिस्क टेकन बाय एंटरप्रेन्योर्स। क्या क्या रिस्क लेते हैं? पहला, स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजी रिस्क क्या? कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो, एन इंस्पायरिंग ऑक्यूपेशनल आइडिया विल अपील टू इन्वेस्टर्स। आपको इन्वेस्टर्स ढूंढना है। दो वी लाइव एन एवर चेंजिंग एंड फास्ट पेड वर्ल्ड वेयर स्ट्रेटेजी कैन बिकम ऑब्सोलीट सिविली, जहाँ पे स्ट्रेटेजी बदलती जा रही है। ठीक है ना। तो कैसे बिजनेस सिचुएशन के लिए हमें फंड इकट्ठा करना है, कैसे काम कर पाएंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, ये ढूंढना भी एक बड़ा रिस्क है। फिर फाइनेंशियल रिस्क, कहाँ से पैसे लें, फैमिली से, फ्रेंड से, फर्स्ट 5 ईयर के लिए कहाँ से, क्योंकि रिटर्न तो आएगा नहीं। कौन से इन्वेस्टर होंगे? स्ट्रैटेजिक में बिजनेस सिचुएशन को समझना और फिर बिलीव कराना इन्वेस्टर को। फिर फाइनेंशियल में भी पैसा कहाँ से आएगा, शुरू कहाँ से करें, और फेलियर को भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ? ज़्यादातर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, मतलब बर्बाद हो सकते हैं, कंगाल हो सकते हैं, एंड स्टेक होल्डर्स वुड नॉट गेट नथिंग। और जिसने भी पैसा लगाया होगा स्टार्टअप में या फिर इंटरप्रेन्योर्स के उस बिजनेस में, तो उसका नहीं मिलेगा। दैट इज़ द रिस्क। इसी रिस्क से तो डरते हैं 90% लोग। स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क से डरते हैं, तभी तो नहीं कर पाते। नाउ थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी रिस्क मतलब कि हम जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, और जब बहुत फास्ट चीज़ें चेंज हो रही है तो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें पैसे भी तो चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो दूसरों को भी सिखाना, अपनी टीम को भी सिखाना, दैट इज़ द रिस्क। ना मार्केट रिस्क। मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है, इकोनॉमी चेंज होती रहती है, वहाँ का डिमांड सप्लाई चेंज होता रहता है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कुछ और है, कल होके कुछ और हो जाएगी। तो मार्केट भी कैसे बिहेव करता है, हो सकता है मेरी कॉस्टिंग जितनी है मेरे प्रोडक्ट की उससे कम पे मार्केट में लोग बेच रहे हो। दैट वाज द मार्केट रिस्क। तो ये सब समझना है भाई। जॉब में हो तो ये सब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है। नाउ कम्पिटिटिव रिस्क। हो सकता है आप जिस बिजनेस में अगर ईजिली कोई दूसरा भी बिजनेस आके करने के लिए आ गया, तब तो बहुत कम ईजिली कम्पिटिटिव है, मतलब कोई भी आके कंपटीशन में आ जाएगा भाई। अगर आप एक ऐसा बिजनेस प्लान सोच रहे हो, एक ऐसा बिजनेस सोच रहे हो कि कोई भी आके शुरू कर सकता है, दैट यू आर एट हाई रिस्क। कम्पिटिटिव रिस्क रहेगा, कोई भी आके आपको हिला देगा। इसीलिए अगर आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ ऐसा जो कंपटीटर ईजिली नहीं कर सकता, तो आपको पेटेंट कराना पड़ेगा ताकि कोई चोरी ना कर ले। ठीक है। अगला है रिप्यूटेशनल रिस्क। भाई रिप्यूटेशन रिस्क तो रहता ही है, लड़के बोलेंगे लोग कि लड़का सीए बनने के बाद क्या कर रहा है जी, कितना पैकेज है। समाज में तो एक रिप्यूटेशन है कि भाई सीए बन गया है। नाउ द रेप्यूटेशनल रिस्क, अगर वो सफल नहीं हुआ, ठीक है ना, तो वही सारी चीज़ें। और अगर बिजनेस की बात करें, आप बिजनेस कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, कहीं भी जाके अगर आपके बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल देता है, तो दैट वाज द आपकी रिप्यूटेशन पे बात आ जाएगी।
नाउ एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, भाई सरकार बदलेगी, कुछ नए लॉज आ जाएंगे, कुछ नए रेगुलेशंस आ जाएंगे, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसका रिस्क भी रहता है। एनवायरमेंटल को लेकर भैया भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तूफान ये सब आ गया, तो कैसे मैनेज करेंगे सब, जैसे कोरोना आ गया तो कैसे हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। भाई एंटरप्रेन्योर्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, उसका क्या सिद्धांत होनी चाहिए, उसके लाइफ जीने के, उसके बिजनेस करने के क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, और मोटिवेशन कैसे लाए। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।